रीना, ये कार्रवाई कल से ही चल रही है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आधिकारिक रूप से तो भले ही आज पहुंची है, लेकिन सूचनाएं पुख्ता थी कि दिल्ली पुलिस कल ही यहाँ पहुंच चुकी थी और लगातार नामधारी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। यहाँ एक बात और आज निकल कर आई है कि कल पूरे 24 घंटे तहकीकात करने के बाद आज आधिकारिक रूप से उन्होंने ताजपुर गृह क्षेत्र में, जो कि नामधारी का है, वहां अपनी आमद दर्ज कराई। ऊधम सिंह नगर की पुलिस को अपने आने की जानकारी दी और साथ ही एक मोबाइल का नाम सामने आया है कि एक मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए सर्विलांस पर लगाकर पुलिस यहाँ पहुंची है। और एक नकाबपोश भी यहाँ पर एक बात सामने आ रही है, एसएसपी ऊधम सिंह नगर ने स्वयं स्वीकारा है कि एक नकाबपोश दिल्ली पुलिस के साथ है और जिसकी निशानदेही पर कुछ खास चीजें बरामद करने या यूं कहा जाए नामधारी के छुपने के ठिकानों के बारे में पता करने दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची है। रीना जी, आकाश, ये जो मोबाइल नंबर है जिसकी तलाश के सिलसिले में पुलिस पहुंची है, किसका ये मोबाइल नंबर हो सकता है? इससे कहां पर कॉल की गई थी जिसके आधार पर ट्रेस किया जा रहा है इसको? रीना, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ऊधम सिंह नगर को पुलिस को इस पूरी कार्रवाई से बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने बाहर रखा हुआ है। भले ही आधिकारिक रूप से उन्होंने आमद अपनी दर्ज करा दी है, एसएसपी से टीम मिली है दिल्ली पुलिस की, लेकिन ऊधम सिंह नगर की पुलिस को इस कार्रवाई में बिल्कुल साथ नहीं लिया जा रहा है। हालांकि हमने भी प्रयास किया कि दिल्ली पुलिस के साथ हमारा कोई संपर्क हो सके, लेकिन लगता ऐसा है कि ऊपर के अधिकारियों ने बिल्कुल उन्हें ताकीद कर रखी है कि मीडिया के सामने किसी भी तरह का खुलासा नहीं होना, इसलिए उस नकाबपोश और ना ही उस मोबाइल नंबर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध हो पाई। चलिए, शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऊधम सिंह नगर पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का 74वां जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस दौरान प्रदेश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। पार्टी दफ्तर पर केक काटा गया तो प्रदेश भर में कई जगहों पर पार्टी के नेताओं ने रक्तदान किया तो पार्टी के विधायकों सांसदों ने गरीबों को भोजन कराया और फल वितरण किया। प्रदेश के सभी जनपदों में गोष्ठियां करके समाजवादी पार्टी की नीतियों, राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा के साथ सन 2014 में पार्टी की जीत के लिए संकल्प लिया गया। नेताजी के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों ने उनके लिए एक विशेष तरह का कई किलोमीटर लंबा निमंत्रण पत्र भी तैयार किया था। समाजवादी पार्टी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से पहले ही साफ कर दिया था कि इस मौके पर होर्डिंग और बैनर न लगाएं, लेकिन जब बात नेताजी के जन्मदिन की हो तो ऐसे में नेता और कार्यकर्ता कहां मानने वाले थे। सभी ने मिलकर कहा, नेताजी आप जिए हजारों साल। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के किसानों को दिया है एक बड़ा तोहफा। सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों की 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी की घोषणा की गई है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी। वादा भी किया गया था कि अगर सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों की कर्ज माफी की घोषणा भी की जाएगी। वादा इसलिए भी किया गया था कि किसानों की जमीन नीलाम न होने पाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि कर्ज माफी का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने बीती 31 मार्च तक कर्ज की 10% किस्तें अदा कर दी हो। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1650 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने एक बात और घोषणा पत्र में कहा था कि समाजवादी पार्टी ने ये वादा किया था कि जो किसान हैं उनको कृषि को बंधक रखकर कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज न देने पाने की स्थिति में जमीन को नीलाम करने की व्यवस्था को समाप्त कर जाएगा तथा ऐसी स्थिति में किसानों के कर्ज माफ करने की व्यवस्था की जाएगी। कर्ज माफी की घोषणा के बाद सूबे के तकरीबन 7,20,000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। यही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी किसानों के लिए कई और लोक लुभावनी घोषणाएं कर सकती है। सत्र का नाम भले ही शीतकालीन हो, लेकिन सियासी गर्मी से भरपूर है ये सत्र, जिसकी झलक पहले ही दिन नजर आ गई। ना बहस हुई, ना बिल रखा गया, बस हुआ और होता रहा हंगामा भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में। 22 नवंबर को तय समय 11 बजे शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है। सबसे पहले भाजपा और शिवसेना बाला साहब ठाकरे के शोक में
पहले दिन के सत्र को मौन के बाद स्थगित करने का प्रस्ताव रखते हैं और इसी हंगामे में लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे के लिए स्थगित कर दी जाती है। 12 बजे जैसे तैसे सदन की शुरुआत हुई। उसके बाद ममता बनर्जी अविश्वास प्रस्ताव लाई। प्रस्ताव गिर गया, लेकिन हंगामा नहीं थमा और सदन फिर 2 बजे के लिए स्थगित हो गया। 2 बजे के बाद राइट और लेफ्ट यानी भाजपा और वाम दल एक साथ नजर आए। साथ रिटेल सेक्टर में एफडीआई के विरोध का और मांग नियम 184 के तहत बहस कराने की। सवाल ये नहीं कि शीतकालीन सत्र में बिल क्यों नहीं रखे जा रहे या बहस क्यों नहीं हो रही। सवाल ये भी नहीं कि रिटेल क्षेत्र में एफडीआई देश के साथ है या देश का विरोधी। बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सरकार नियम 184 के तहत मत विभाजन क्यों नहीं चाहती। क्या यही है जमहूरियत का कड़वा सच। संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह ने शपथ ग्रहण करी। आपको बता दें कि टिहरी लोकसभा उपचुनाव में महारानी बीजेपी की कैंडिडेट थी, जबकि इनके सामने विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा ने चुनाव लड़ा। Mala Rajya Lakshmi Shah, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मुंबई में हुए आतंकी हमलों में दोषी करार दिए गए आतंकी आमिर अजमल कसाब को फांसी दिए जाने के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया। सभी ने एक सुर में कहा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसी दौरान एएसपी नेता अबू आजमी ने दिया है एक बयान। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करने वाले सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि अच्छा हुआ कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया, वरना महाराष्ट्र के मुसलमानों पर शामत आ जाती। अबू आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और सरेआम गुंडागर्दी को अंजाम दिया जा रहा है। कसाब को तो इतने दिन तक भी नहीं रखना चाहिए था, कुछ न कुछ तेजी होना चाहिए था। बहुत दिन लग गया उसमें। कसाब ने दिन दहाड़े जब मुंबई में किया था तो उसको तो उसी दिन मार देना चाहिए था। 10 में 9 आतंकवादी मार दिए गए थे, एक बचा था कसाब। कसाब भी अगर उस दिन मर गया होता बात खत्म हो गई होती, लेकिन इस देश के मुसलमानों पर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है, खासतौर से मुंबई के मुसलमानों पर। अगर कसाब नहीं होता, वो भी मर जाता, तो मुसलमान पकड़ा जाता बेचारा। सैकड़ों मुसलमान पकड़ करके जबरदस्ती जेल में डाले जाते और उनके ऊपर ये पूरा का पूरा मुंबई का आतंकवादी जो पूरी सीन हुई थी वो सब उनपे डाली थी। दिल्ली की सड़क पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का एक पोस्टर नजर आया है। उस पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। पोस्टर में साफ लिखा है कि यशवंत सिन्हा घोटालों के सरदार हैं और वो अपना काला इतिहास भूल गए हैं। पोस्टर बनाने वाले नीचे लिखा है पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगकर बड़ा धमाका किया था और पार्टी ने इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए उनसे इस मांग को वापस लेने को कहा था। गडकरी की कंपनी पूर्ति समूह में संदेहास्पद निवेश के आरोप के चलते उनके अध्यक्ष पद से नहीं हटाने पर सीधा प्रहार करते हुए सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि ऐसा करके हमने उन लोगों को गहरी निराशा दी है जो लोग कांग्रेस पार्टी में भयंकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी ओर देख रहे थे। हमारी पार्टी के अध्यक्ष दोषी हैं या नहीं, आज ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सब जो सार्वजनिक जीवन में है वो दोष लगाए जाने से ऊपर होने चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में पूर्ण रूप से पारदर्शिता होनी चाहिए। लैक्सफेड घोटाले में यूपी के 2 पूर्व मंत्रियों पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने चंद्रदेव राम और रंगनाथ मिश्रा की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश लखनऊ जिला कोर्ट ने जारी किए हैं। आपको बता दें कि यूपी की SIB यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मायावती सरकार में मंत्री रहे 7 नेताओं को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला चुकी है। इन नेताओं को यूपी के लेबर कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी लैक्सफेड घोटाले में पूछताछ का नोटिस जारी हुआ था।
एसआईबी राज्य के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। बादशाह सिंह इस मामले में रिश्वत लेने के आरोपी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद चंद्रदेव राम और रंगनाथ मिश्रा पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है, जिनकी संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने आदेश जारी किया है। पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप चड्ढा की अंतिम अरदास आज दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में आयोजित की गई। चड्ढा बंधुओं के अंतिम अरदास में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी शिरकत की। दिल्ली के एक फार्म हाउस में हुई फायरिंग में पोंटी और उनके भाई हरदीप की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। चड्ढा पुलिस ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में अंतिम अरदास आयोजित की, जिसमें कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। बड़ा व्यापार था, पूरी सोसाइटी का नुकसान है उनकी मौत से। हम ये चाहे, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनको इतनी ताकत दे कि इस जो इतनी जबरदस्त दुर्घटना हुई उसको सहने की शक्ति मिले और जो वो काम अधूरा छोड़ गए हैं उसको सफलतापूर्वक पूरा करें। जहां एक तरफ सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा की हत्या पर शोक जताते हैं, उन्हें अपने परिवार का सदस्य बताते हैं, वहीं आजम खान साहब उसी पोंटी चड्ढा पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप चड्ढा के अंतिम अरदास में शिरकत की, तो वहीं दूसरी ओर आजम खान साहब ने पोंटी चड्ढा पर जमकर निशाना साधा। आजम खान ने रामपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शराब के ठेकेदार पोंटी चड्ढा की मौत पर रोने वाला कोई नहीं है। उन्होंने दौलत कमाने के टाटा बिरला के तरीकों की तारीफ भी की। लोग दौलत कमाते हैं, एक दौलत टाटा बिरला कमाते, एक दौलत विप्रो कमाते हैं और एक दौलत कोई शराब का ठेकेदार तो गलत रास्तों से दौलत पाते हैं, उनकी लाशें गोद में लटक जाती हैं और कोई भी उनको याद करने के लिए तैयार नहीं। का मकसद होता है सिर्फ दौलत कमाना, चाहे रास्ता कितना ही पाप का और गंदगी का क्यों ना। मुलायम सिंह के 74वें जन्मदिन पे हो गया लोहिया पथ के टूटने का काम शुरू। हालांकि मुलायम सिंह ने इस पथ के किनारे पैदल यात्री और साइकिल सवारों की सुरक्षा की दृष्टि से एक पथ बनवाया था, लेकिन अब इस पथ पे गाड़ियां दौड़ेंगी। सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के सवारों के लिए लोहिया पथ पे एक अलग से ट्रैक बनवाया गया था। उस समय मुलायम सिंह ने कहा था कि साइकिल सवारों की सुरक्षा के लिहाज से ये ट्रैक बनवाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं अब समाजवादी पार्टी के सरकार में आ जाने के बाद इस ट्रैक को खत्म किए जाना एक चर्चा का सबब बन गया है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस पे तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। 7 किलोमीटर लंबे इस पथ पे कई करोड़ रुपए खर्च करके लोहे की ग्रिल और महंगे पत्थर भी लगाए गए थे। पांच कालिदास मार्ग के पास से शुरू होने वाला ये पथ पहले भी सियासी चर्चा में रह चुका है। प्रदेश में नौकरशाही पर बार बार उंगलियां उठती रही हैं, कभी माफियाओं से सांठगांठ को लेकर तो कभी अपनी बेलगामी अंदाज को लेकर, लेकिन अब लगता है नौकरशाह सुस्त भी हो गए हैं। जी हां, उत्तराखंड के वार्षिक बजट को देखकर तो ऐसा ही लगता है। जी हां, वहीं अगर पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो कार्य क्षमता पर उंगलियां उठना लाजमी है। जी हां, प्रदेश के योजना बजट का कुल परिव्यय 8,212 करोड़ है, लेकिन 31 अक्टूबर तक मात्र 20% बजट ही प्रदेश के नौकरशाहों ने खर्च किया है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के सख्त आदेश थे कि बजट को तेजी से खर्च किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं जब पिछले वर्ष 31 अक्टूबर 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें तो यही नौकरशाह 24% बजट खर्च कर चुके थे। साफ है, बजट खर्च करने में नौकरशाही की सुस्ती बढ़ गई है। अगर ये सुस्ती ऐसी बनी रही तो बजट खर्च के लिए बचे 4 महीनों में 8,212 करोड़ का परिव्यय सरकार खर्च नहीं कर पाएगी।
जो कांग्रेस के उन बयानों के उलट होगा कि वे सरकार में आएंगे तो बजट का अच्छा नियोजन करेंगे। बजट खर्च करने में नौकरशाह इस वर्ष हर क्षेत्र में फिसड्डी साबित हुए हैं। उत्तराखंड सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर महिला अफसरों को घूरने की तोहमत लगी है। शासन में सचिव डॉक्टर उमाकांत पवार ने